अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, 2022 के चुनाव ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को वर्टिकली डिवाइड कर दिया है। उत्तर प्रदेश में चुनाव भारतीय जनता पार्टी के अलायंस और सोशलिस्ट अलायंस यानी समाजवादी पार्टी के अलायंस के बीच लड़ा गया था। और आपको ध्यान हो तो मोर देन लगभग 85% का जो वोट शेयर था वो इन दो अलायंस पार्टनर्स के बीच बटा था। क्या 2022 जैसी स्थिति का निर्माण 2024 में भी होगा? और दो ध्रुवीय राजनीतिक व्यवस्था के तहत ही क्या उत्तर प्रदेश में 2024 के इलेक्शन लड़े जाएंगे? जवाब इसका हाँ भी हो सकता है, लेकिन राजनीति और क्रिकेट संभावनाओं का खेल है। यहाँ कभी भी कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन अभी भी ऐसा कोई चमत्कार नहीं होने जा रहा है। आज हमारी परिचर्चा का विषय यही रहेगा कि उत्तर प्रदेश में अगर दो ध्रुवीय चुनाव होगा तो फिर बीएसपी और कांग्रेस जैसे दल क्या करेंगे, और यूपी में इस बार मतदाता का मूड क्या है। यही आज हमारी चर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु है। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों आप कोई देख रहे होंगे कि 2022 के बाद ऐसी राजनीतिक स्थिति का निर्माण उत्तर प्रदेश के भीतर हो रहा है कि पहले बाइपोलर इलेक्शंस होते थे। 90 के दशक से लेकर 2007 तक उत्तर प्रदेश में लंगड़ी लूली बैसाखी पे चलने वाली सरकारों का दौर था। अलायंस की सरकारों का दौर था। 23 दल मिलकर सरकार बनाते थे। लेकिन बहनों भाइयों, 2007 में मायावती ने उस मिथक को तोड़ दिया। टूट गया वो मिथक कि उत्तर प्रदेश में बैसाखी की सरकारें चलती हैं, लूली लंगड़ी सरकारें होती हैं, या फिर तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा करके बनाई गई एक औसत सरकार। 2007 के बाद से उत्तर प्रदेश ने हमेशा जिसको भी दिया छप्पर फाड़ कर दिया, और जिसको भी छीना उसको भिखारी बना दिया। सब छीन लिया। 2007, 2012, 2017, 2022 स्थिति आप स्वयं देख सकते हैं। सबको चांस दिया, बीएसपी को भी, समाजवादी पार्टी को भी, बीजेपी को भी। तो अब 24 में मतदाता का मूड क्या है? उत्तर प्रदेश की जनता 2024 में दिल्ली में किसको चाहती है? उसके मन में क्या चल रहा है? और वोटिंग पैटर्न में क्या कोई तब्दीली आई या नहीं आई? आज हम इस डिबेट के जरिए इसको डिकोड करेंगे। यह एक बेहद महत्वपूर्ण राजनीतिक परिचर्चा है बहनों भाइयों, जो ये तय करेगी कि 2024 में इलेक्शन में वोटिंग का पैटर्न उत्तर प्रदेश के मतदाता का वही है जो 22 में था, या फिर स्लाइटली उसमें कोई परिवर्तन आ रहा है या परिवर्तन आएगा। वो कौन से मसले हैं जो उत्तर प्रदेश में दो ध्रुवीय राजनीति के तरफ संकेत दे रहे हैं। बाकी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो बीएसपी हो, मायावती हो, या कांग्रेस प्रियंका गांधी, उत्तर प्रदेश में ये पॉलिटिकल रेलिवेंसी क्यों खोते जा रहे हैं? वो कौन से कारण हैं कि जनता में जहां इनके तूती बोलती थी 30% वोट शेयर थे इनके, आज वो घटकर 10-12% पे, कोई 2% पे खड़ा है? कारण क्या है? भारतीय जनता पार्टी, जिसने तकरीबन 45% वोट शेयर पर कंट्रोल कर रखा है उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी भी उसके पीछे खड़ी है अपने अलायंस के साथ। 36% से ज़्यादा के वोट शेयर पर उसका नियंत्रण है। तो देखिए, बढ़ कौन रहा है? बीजेपी और उसके अलायंस। अपोजिशन में कौन बढ़ रहा है? समाजवादी पार्टी और उसके अलायंस पार्टनर्स। घट कौन रहा है? मायावती। घट कौन रहा है? छोटे दल। घट कौन रहा है? कांग्रेस। तो क्या यही वोटिंग पैटर्न हमारे लिए 2024 में भी होगा, या इस वोटिंग पैटर्न में कोई तब्दीली आएगी? आप आज भी देखें तो ग्राउंड पर बीजेपी का अलायंस और समाजवादी पार्टी का अलायंस मुखातिब है। तो मायावती और कांग्रेस की भूमिका क्या है? इन दोनों को मिला दें तो तकरीबन इनके पास 14 से 15% का शेयर है, लेकिन वो बटा हुआ है। पर बुद्धिजीवियों का, पॉलिटिकल पंडित्स का एक तबका है जो कहता है कि राष्ट्रीय चुनावों में उत्तर प्रदेश का मतदाता डिफरेंटली बिहेव करता है। मुझे तो नहीं लगता कि डिफरेंटली बिहेव करता है। इधर 3 इलेक्शंस में देखें तो 2009, 2014 और 2019। अब कुछ लोग उसके पहले के दशक का देखते हैं तो तब एक अलग पीढ़ी थी। अब एक नई जनरेशन है जिसका वोटिंग पैटर्न बिल्कुल एक है।
इसी वोटिंग पैटर्न के साथ 2024 का चुनाव क्या होगा, होगा तो किसके पास क्या शेयर आने वाला है। और मैं फिर कह रहा हूं कि अभी जो आपको छिटके हुए लग रहे हैं, चुनाव के वक्त बहनों भाइयों अलायंस पार्टनर्स बढ़ेंगे। जो आज एक दूसरे को मुंह भर भर कर गालियां दे रहे हैं, तब यही कहेंगे कि लोकतंत्र को बचाने के लिए, सांप्रदायिक शक्तियों से देश को बचाने के लिए हम इकट्ठा हो रहे हैं। तब बीजेपी भी कहेगी कि देश में लोकतंत्र को और एक विचार को मजबूत करने के लिए फला हमारे साथ आए। अलायंसेस भी मजबूत होंगे, बिखरेंगे भी, लेकिन एक लार्जर फ्रेम यही होगा जो इस वक्त विद्यमान है। तो इस लार्जर फ्रेम के स्टेक होल्डर कौन कौन है? देखिए, ये बहुत पॉलिटिकल डिबेट है, इसलिए इसको राजनीतिक नज़रिए से भी समझिए। और वो लोग विशेष तौर पर जो डिबेट्स के जरिए एक ओपिनियन को बिल्टअप करते हैं या अपनी राय देते हैं। आप अपनी राय फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब जहां भी आप मौका पाएं जरूर इस बारे में लिखें, जो डिबेट इस वक्त चल रही, सवाल भी पूछें। तो बीजेपी और उसका अलायंस की बढ़त क्या है? और जो वोट बीजेपी के खिलाफ है उत्तर प्रदेश के भीतर, उसके पास विकल्प क्या बचता है? सिर्फ एक, सोशलिस्ट अलायंस। और जो इन सबको नहीं चाहता वो किसके साथ खड़ा है? बीजेपी के साथ खड़ा है। अब चूंकि पिछले चुनाव में 2022 में बीएसपी और कांग्रेस की बहुत बुरी गत हुई उत्तर प्रदेश में, तो इनके वोटर्स के पास विकल्प क्या बचे? या तो बीजेपी या समाजवादी पार्टी, यानी उनके अलायंसेस। और अभी भी कमोबेश स्थिति में कोई परिवर्तन राजनीतिक तौर पर मुझे तो दिखाई नहीं देता। ग्राउंड के मुद्दे को लेकर बीएसपी का इनएक्टिव होना, अपने खास वोट बैंक के परवाह भी न करना, उनके ऊपर हो रही जुल्म जातियों पर भी आंख बंद कर लेना, कान बंद कर लेना, मुंह पर टेप, सिर्फ उंगलियां चलेंगी, 2 ट्वीट आएंगे। 2022 का चुनाव के हारने के बाद 1 साल से कांग्रेस कहां गुम है, शायद कांग्रेस को भी नहीं पता है। और उधर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड तैयारी के साथ आ रही है। जो चले गए थे उनको भी वापस ला रही है। सुनील बंसल को भी जिम्मेदारी दी। एक टीम बन गई है जो सांसदों की शॉर्टलिस्ट कर रही है। और बहनों भाइयों, कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी अपने मौजूदा सांसदों के टिकट काट देगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं इस बात को, बीजेपी बड़ी तादाद में मौजूदा सांसदों के टिकट काटेगी और बहुत ही ब्रूटली काटेगी। समाजवादी पार्टी इस चक्कर में है कि पहले बीजेपी का पत्ता खुले, फिर हम अपना खोलेंगे। और कल से उनकी कलकत्ता में कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो रही है। उनका पॉलिटिकल एजेंडा भी साफ होगा कि आखिर समाजवादी पार्टी के भीतर किस तरह के राजनीतिक विचार को वो 2024 में आगे बढ़ाएंगे। ये विस्तृत प्रस्तावना मैंने इस वक्त इसलिए रखी क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बहुत ही पॉलिटिकल प्रदेश है। हर गली, हर मोहल्ले, हर चौराहे पे 15-20 पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स आपको मिल जाएंगे, राजनीतिक पंडित। यहाँ हर आदमी समझदार है, राजनीतिक रूप से जागृत लोगों का प्रदेश है ये। तो सबको जागना चाहिए और इस पर चर्चा करनी चाहिए। कुछ बयान सुन लें आप। 24 का चुनाव महत्वपूर्ण है और इसलिए महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश को दिशा तय करनी है। उत्तर प्रदेश ने ही प्रधानमंत्री बनाए हैं और उत्तर प्रदेश को ही आज पीछे छोड़ दिया। ये सरकार कह रही है कि केवल 100 में 4 लोग बेरोजगार हैं। क्या ये सच है? किसान की आय दोगुनी, बताओ, आलू भटक रहा है किसान, आलू की कीमत क्या दे रही सरकार? डीजल पेट्रोल महंगा, सिलेंडर दे नहीं पा रहे और बिजली का बिल कितना महंगा है और हर सड़क चौराहे पे, डिवाइडर पे सांड स्वागत कर रहे हैं। ये है उत्तर प्रदेश। 19 में सपा, बसपा, कांग्रेस, लोकदल सबने गठबंधन कर लिया। उसके बाद भी 51% वोट के साथ हमारे 64 सांसद जीते। अब रामपुर और आजमगढ़ जोड़ करके हम लोग 66 सांसद हो गए। ये 66 को हमें 80 में परिवर्तित करना है 2024 में। आम जनता भी इंतजार कर रही है। महंगाई पे आज देश पर चर्चा नहीं हो रही है, बेरोजगारी पर आज देश पर चर्चा नहीं हो रही है, जनहित मुद्दों पर सवाल उठाने पर ईडी और सीबीआई लगा दी जाती है। तो हम तो जनता की अदालत में हैं। 2024 में देश की जनता ने संकल्प ले लिया है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में हम एक नई सरकार देने जा रहे हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। और इस बीच अपोजिशन में भी एक पॉलिटिकल इक्वेशन में चेंज आए हैं। समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लिए अमेठी और रायबरेली भी छोड़ने को तैयार नहीं है। कारण क्या है इसके पीछे? हमें इसके कारणों की आज डिबेट में समीक्षा करनी है कि 2 ध्रुवीय राजनीति की तरफ उत्तर प्रदेश अब परमानेंटली शिफ्ट हो रहा है। पार्शली जवाब हाँ भी हो सकता है।
मेरे साथ राकेश त्रिपाठी बीजेपी से, आशुतोष वर्मा समाजवादी पार्टी से, रोहित अग्रवाल